हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो लेक्चर है वो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स जो पोटेंशियल्स होते हैं, जैसे यू होता है इंटरनल एनर्जी उसको कहते हैं, एक होता है जी होता है जिसको गिव्स एनर्जी कहते हैं, एक होता है एफ जिसको हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कहते हैं, और एक होता है एच जिसको एंथैल्पी कहते हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है, और इनकी हेल्प से हम जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, चर हैं, जैसे एस पी टी बी मतलब एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इनके साथ रिलेशन बना सकते हैं, ये चीज़ें आज समझने वाले हैं। आज थोड़ा सा इसमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और भी जानकारी लेंगे। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आइसोबारिक, थर्मल, आइसोकोरिक मतलब समायतनी, शब्दाबी और समतापी जो प्रक्रम है, जो एडियाबेटिक प्रोसीजर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सभी टॉपिक का जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक हैं, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल इक्वेशंस, उसमें इन सारी चीज़ों का यूज़ होने वाला है। इसके अलावा क्लासियस क्लोरपेन इक्वेशन, उसमें भी हम इनका यूज़ देखेंगे। और एक होता है प्रवस्था आरेख, ट्रिपल पॉइंट, जिसमें एक ही पॉइंट पे तीन जो स्टेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम में होती हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ जो गिब्स एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल्स हैं, एक गिब्स एनर्जी पर प्रति अणु जो होती है वो हर एक आरेख पे, हर एक वक्र पे इक्वल होती है। तो उसके बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे। ये लेक्चर बनाने का कारण एक और भी ये भी है क्योंकि हमने जब फर्स्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का बनाया, जूल थॉम्सन इफेक्ट का या जूल थॉम्सन एक्सपेंशन का, तो उसमें हमने आइसोएंथैल्पिक होने की बात कही थी कि जूल थॉम्सन इफेक्ट जो है वो आइसोएंथैल्पिक है, यहाँ जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट है। तो कई सारे हमारे जो बच्चे हैं जो एनरोल्ड हैं उनका ये डाउट था कि सर आइसोएंथैल्पिक क्या है, एंथैल्पी क्या होती है, इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की। तो ये जो लेक्चर है वो 0th नंबर का लेक्चर है, मतलब पहला तो हमारा आ चुका है, और इस लेक्चर का नाम है 0th लेक्चर, मतलब बेसिक लेक्चर इसका नाम है। तो चलिए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल कौन कौन से हैं, एक होता है U, एक होता है F, एक होता है H और एक होता है G। आप अच्छे से जानते होंगे कि U जो है वो है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, ये जो F है ये है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, H जो है वो है एंथैल्पी, और G जो है वो है गिब्स एनर्जी। बात आई आपको समझ में। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि सर ये U, F, H और G क्या ये पोटेंशियल हैं या एनर्जी हैं, क्योंकि हम तो बचपन से ये पढ़ते हुए आए हैं 11th क्लास से। पोटेंशियल का मतलब क्या है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल की बात करें तो किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क है वो पोटेंशियल है। और यदि हम मैकेनिक्स की बात करें तो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि कार्य करवा सके वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब एनर्जी फॉर टू डू वर्क। तो ये वास्तविकता में एनर्जी हैं या पोटेंशियल हैं, तो आपको जानकारी के लिए बताएं, वैसे आपको पता भी होगा कि ये चारों जो हैं, इन चारों की डायमेंशन हमेशा एनर्जी के इक्वल ही आती है, और ये बेसिकली सभी ऊर्जाएं हैं। और ऊर्जा जो क्या काम करती है, वर्क करवाती है, और वर्क करवाने वाली ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जब हम मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे तो वहां हमारा सेंस होता था एक ऐसी एनर्जी जो वर्क करवा सके। सिमिलरली इसका कंप्लीट नाम तो हम यही कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल एनर्जीज, लेकिन हम थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल ही बोलते हैं, और इसका मतलब यही होता है कि ऐसी एनर्जी जो काम करवा सके। अब चार तरह की एनर्जी हैं, तो अलग अलग तरीके से काम करवा सकती हैं। कैसे काम करवा सकती हैं, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। इन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इनका डेफिनेशन क्या है, वो अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात आपको समझ में आ गई कि ये चारों जो आपको पोटेंशियल्स दिखाई दे रहे हैं, नाम भले इनका पोटेंशियल है लेकिन ये सभी क्या हैं, एक एनर्जी हैं, और अलग अलग एनर्जीज हैं। एनर्जीज कैसे अलग अलग हैं, इसके बारे में एक एक एनर्जी को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम
क्यू के बारे में, मतलब इंटरनल एनर्जी के बारे में। एक होते हैं एसपीटीवी, ये है एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, इनके चेंज होने की वजह से हमारे सिस्टम में चेंज आते हैं। इन सबको भी इनके साथ रिलेशन में लेके आएंगे और ये देखेंगे कि यदि हमको किसी एक के बारे में भी, यदि हमें किसी एक थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो उसकी हेल्प से हम किसी दो वेरिएबल्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं के बेस पे हम मैक्सवेल इक्वेशंस को भी डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है इंटरनल एनर्जी, और जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे और हिंदी में कहेंगे इसको आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल जो एनर्जी है, आंतरिक जो ऊर्जा है, उसकी मुलाकात सबसे पहले आपके साथ जो होती है वो होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है और सिस्टम में यहाँ क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। ये जो तरीका होता है, ये जो एग्जाम्पल है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ को समझने का। अब फर्स्ट लॉ को समझना इसलिए भी बहुत आसान है क्योंकि फर्स्ट लॉ ही दुनिया का सबसे इजीएस्ट लॉ है, मतलब सबसे आसान लॉ है। और आसान लॉ होने का कारण भी ये है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है, मतलब जितनी एनर्जी ली बराबर जितनी एनर्जी दी। और ये इजी है तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको समझना भी इजी है। हमने यहाँ इसको क्यू एनर्जी दे दी, कितनी दे दी, क्यू एनर्जी। और एनर्जी का एक फॉर्म क्या होती है, हीट, तो हमने इसको क्यू हीट दे दी। और यहाँ जो गैस हमने फिल की थी उस गैस ने इस क्यू हीट को ले लिया। तो हीट यदि जा रही है इसका मतलब वो एनर्जी के फॉर्मेट में जा रही है। तो गैस के मॉलिक्यूल जब इस हीट को एनर्जी के रूप में रिक्वायर करेंगे, गेन करेंगे, तो क्या होगा, उनके पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और हम ये भी जानते हैं कि यदि हम किसी भी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो उसके पास तीन तरह की ऊर्जा होती है। एक ट्रांसलेशनल एनर्जी, स्थानांतरीय ऊर्जा, दूसरी रोटेशनल एनर्जी, घूर्णी ऊर्जा, एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब कंपन ऊर्जा। तो हर एक पार्टिकल के पास इस हीट को लेने के बाद हमारी एनर्जीज हैं वो इंक्रीज होंगी और पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, पार्टिकल तेजी स्पीड से मूव करेगा, पार्टिकल रोटेट करेगा, घूमेगा। तो ये जो सारी एनर्जीज हैं ये कहलाती हैं इंटरनल एनर्जी, जो पार्टिकल की खुद की एनर्जी होती है। अब क्यू हीट इन पार्टिकल्स ने ले ली तो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कुछ एनर्जी तो अपने पास रखी और बाकी की से इस पिस्टन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। बात आया समझ में? इन पार्टिकल्स ने जो एनर्जी ली क्यू, उसमें से कुछ को अपने पास रखा और बाकी की जो एनर्जीज थी उसको वर्क के रूप में शिफ्ट कर दिया, मतलब इस पिस्टन को ऊपर की तरफ खिसका दिया। तो हम ये कहें कि भैया जो हमने ऊर्जा दी है उसका हिसाब हमको दो, उसका पूरा कैलकुलेशन करके दो, तो आप क्या कहोगे कि सर आपने जो हीट दी क्यू, उसने दो काम किए। क्यू हीट इसने ले ली, इसने कुछ हीट से वर्क कर दिया और बाकी की जो बची हुई हीट है वो इसके पास है। और इसके पास जो हीट है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी। बात आई, इंटरनल एनर्जी और कुछ नहीं है, पार्टिकल के पास जो ऊर्जा है, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो घूर्णन ऊर्जा हो, चाहे वो कंपन की ऊर्जा हो, वही हमारी क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो ये है हमारा सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको आपने कई बार देखा होगा, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं। इनका मतलब क्या है सर, पूरी इक्वेशन में आपने इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये क्या है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है किसकी, जो दी गई हीट की। ये डिफरेंशियल फॉर्म है इंटरनल एनर्जी की। ये डिफरेंशियल फॉर्म है वर्क की। तो आप सब वैसे समझ गए होंगे कि हमने यहाँ डेल क्यों लिखा, या डेल क्यों लिखा, या डी क्यों लिखा। हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो यू होता है, हमारा जो आंतरिक ऊर्जा है यू, ये क्या होती है, ये होती है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब आप समझते हैं, यह है प्रारंभिक, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। ये प्रारंभिक तथा
अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये रास्ते पे डिपेंड करेगी? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? ये पाथ इंडिपेंडेंट है। क्या है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन ये जो W है और ये जो Q है, ये दोनों पाथ फंक्शन है, मतलब पाथ पे डिपेंड करते हैं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये हमारे पास आप जानते ही हैं कि किसी भी थर्मोडायनेमिक्स के वर्क को समझाने के लिए हम PV कर्व बना लेते हैं। ये हमारा P है, ये हमारा B है, और ये मानो कि कोई भी हम पॉइंट A से चलते हैं और पॉइंट B तक पहुंचते हैं, और पहुंचने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, कई सारे हम रास्ते अपनाते हैं। पहला रास्ता ये है, फॉर एग्जांपल, दूसरा हम इस तरह से अपना लिया। तो हम पूछेंगे कि आपका जो स्टेट है वो A से B तक पहुंचा, तो A से B तक पहुंचने में दो तरीके इस्तेमाल किए गए। ये तरीके का नाम आप पहला दे लीजिए, इसका नाम हम दूसरा रख दें। तो बताइए, पहले और दूसरे तरीकों में जो PV डायग्राम से आपको पाथ मिले हैं, इन दोनों में क्या वर्क बराबर होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। वर्क क्या होता है? इस ग्राफ से नीचे वाला एरिया होता है, तो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, नीचे वाला ग्राफ जो है वो कम एरिया कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस कर्व में जो पहला और दूसरा रास्ता, इन दोनों में किया गया वर्क अलग अलग है, लेकिन A से B तक दोनों रास्तों से पहुंचा जा सकता है। चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, पहुंच तो A से B तक रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ है दोनों रास्तों का? A पे। दोनों रास्तों का फाइनल पॉइंट कहाँ है? B पर। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के समान है, इसलिए यहाँ दोनों पॉइंटों की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज बराबर होगा। यदि यहाँ du आया है तो यहाँ भी क्या आएगा? du। लेकिन हम पहले ग्राफ के लिए इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे? यदि आप डेल्टा Q1 एनर्जी देते हैं तो du वर्क होगा प्लस डेल्टा W1 कार्य होगा। दूसरे के लिए लिखें, दी गई एनर्जी यदि डेल 2 है तो du इंटरनल एनर्जी होगी और डेल W2 वर्क होगा। ये इन दोनों ग्राफों का इक्वेशन आ सकता है। और भी इस इक्वेशन को यदि हम मैनेज करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों ही ग्राफों के लिए क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? इसका मतलब क्या है? किसी भी दो फिक्स पॉइंट A और B, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आप कितने भी रास्ते से चले जाएं, इन दोनों का जो अंतर है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डेल्टा Q1 डेल्टा W1 बराबर डेल्टा Q2 माइनस डेल्टा W2 बराबर कांस्टेंट। और ये क्या आती है? ये हमारी इंटरनल एनर्जी है, और यही क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का पहला पोटेंशियल। ठीक है, U। तो इसके बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पता लग गई कि हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी होती है वो एक एनर्जी है, इसके अलावा वो एक पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा वो स्टेट फंक्शन है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे डिपेंड करती है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि उसके पास वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और घूर्णी ऊर्जा मतलब रोटेशनल एनर्जी, और एक और होती है वाइब्रेशन एनर्जी, इन सबका सम है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की जो इंटरनल एनर्जी है उसका हम फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, देखिए बोर्ड पे सभी लोग। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, du बराबर डेल्टा Q1 माइनस डेल W1। ठीक है, यस सर। हम जानते हैं जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो एंट्रोपी के लिए दिया गया था, और ये कहता है कि यदि आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें अव्यवस्था बढ़ेगी, मतलब डिसऑर्डर बढ़ेगा और एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो डेल्टा Q बराबर क्या है? TdS। और ध्यान रखना यहाँ D लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा जो एंट्रोपी है कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन, या हम कह सकते हैं पॉइंट फंक्शन।
पॉइंट फंक्शन का मतलब यही होता है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करे, रास्ते पर डिपेंड ना करे। तो यहां से इसको यहां लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, du बराबर TdS माइनस, और डेल्टा W की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, ये है PdV, मतलब वॉल्यूम में जो चेंज है कांस्टेंट प्रेशर पे वो हमारे वर्क को शो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, PdV। अब ये बताइए कि इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते कि U फंक्शन है किसका, S और B का, देखो है कि नहीं, अरे है ना, हाँ। तो बताइए यदि सिस्टम, ध्यान से समझना, कोई लिखेगा नहीं, यदि सिस्टम आइसोकोरिक है, क्या है, यदि सिस्टम आइसोकोरिक है तो उस केस में क्या कांस्टेंट रहता है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो dV बराबर कितना, मतलब वॉल्यूम में चेंज कितना, 0। तो यदि सिस्टम आइसोकोरिक है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, du बराबर TdS माइनस 0, और यहां से T क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एस। du लिख दिया हमने यहां इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा दिया क्योंकि हमारी जो ये इंटरनल एनर्जी है यहां दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक के बारे में हमने लिख दिया, चाहो तो आप इसको du अपॉन ds भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बात आई समझ में। लेकिन कब है ये, जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। इसी प्रकार देखो, बात आया समझ में। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा प्रोसीजर देखें, कौन सा, यदि सिस्टम कौन सा हो, जब S कांस्टेंट हो, और ये कौन सा होता है, एडियाबेटिक में। क्या होता है, एडियाबेटिक, मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, और ऊष्मा रोधी होता है, ना तो ऊष्मा ली जाती है ना ही ऊष्मा दी जाती है। तो देखो यहां से, जब डेल्टा Q 0 होगा एडियाबेटिक में तो ds भी तो क्या होगा, 0 होगा, तो S क्या होगा, कांस्टेंट। ये कभी मत भूलना, S कांस्टेंट होना और ds बराबर 0 होना ये एक ही बात है। ये क्या बता रहा है, एंट्रोपी में परिवर्तन 0 है, ये क्या बता रहा है, ये S कांस्टेंट है। तो बात वही है, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तभी तो परिवर्तन 0 होगा। तो वैसे ही ऊष्मा रोधी है, ना तो ऊष्मा ले रहे हैं ना दे रहे हैं, तो एंट्रोपी में चेंज 0 होगा, इसका मतलब S क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब S कांस्टेंट होगा तो ds बराबर क्या आ जाएगा, 0, और ds बराबर 0 आएगा तो क्या लिख सकते हैं, du बराबर माइनस PdV, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताइए, P बराबर माइनस डेल U अपॉन डेल B, और माइनस लगा देंगे। कांस्टेंट क्या है इसमें, कांस्टेंट है इसका एंट्रोपी S। तो इस टाइप से हमने आपको कहा था कि यदि आपको किसी भी एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में पता चल जाएगा तो आप यदि आप थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल के बारे में पता लग जाएगा तो आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हो। या हमने U की हेल्प से T और P को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एक कंडीशन और होती है, यदि सिस्टम आइसोथर्मल नहीं, यदि सिस्टम आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक दोनों हो, यदि कोई ऐसा सिस्टम है जो आइसोकोरिक एडियाबेटिक है तो उस केस में S क्या है, कांस्टेंट है, और उस केस में क्या है, हमारा वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यही लिख सकते हैं ds बराबर क्या हो गया, 0, dv बराबर क्या हो गया, 0। तो यहां से क्या आ रहा है, du बराबर 0, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो सोचो इंटरनल एनर्जी में चेंज होना भी क्यों चाहिए, B बराबर कांस्टेंट का मतलब आपका कार्य 0, कार्य हो ही नहीं रहा। S बराबर कांस्टेंट का मतलब ऊष्मारोधी प्रक्रम, ना आपने ऊष्मा ली ना आपने ऊष्मा दी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहेगा, जब ऊष्मा ही आपने नहीं दी, कार्य आपने नहीं किया, तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, du बराबर 0। आप यहां तक लिखें, फिर आपको आगे पढ़ाते हैं। हाँ जी, अब हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, पूरा समरी देख लो। सबसे पहले कौन सा हमने पोटेंशियल पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, वो था U, मतलब इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको हमने दो बातें बताई। पहली, एक तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, और दूसरी बात बताई कि ये पॉइंट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए
इसके बारे में आपको ये कहा गया कि जो इंटरनल एनर्जी है U, वो फंक्शन होता है दो चीज़ों का, एक S का और एक B का। कैसे पता सर? हमने देखा अभी कि du बराबर डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। इसको आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से समझ सकते हैं। इसमें हम देखें तो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने लिखा TdS और डेल्टा W हमने लिखा PdV। हम दोनों वैल्यूज को रखे हैं तो du बराबर मिल रहा है आपको TdS माइनस PdV। हाँ जी, अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक S है और एक B है, लेकिन एक बात ध्यान से समझो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, कई सारे बच्चों को हो सकता नहीं पता हो। एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं समदाबी, और समदाबी का मतलब दाब समान हो, तो P बराबर क्या होगा जी? कांस्टेंट। दूसरा होता है एक प्रोसीजर आइसोकोहरिक, और आइसोकोहरिक का मतलब क्या है? सम आयतनी, मतलब जिसमें आयतन कैसा हो? समान हो, तो B बराबर क्या होगा जी? कांस्टेंट। ध्यान रखना। एक होता है आइसोथर्मल, मतलब जिसका नाम होता है समतापी, ताप समान हो, तो क्या लिखेंगे? T बराबर कांस्टेंट। और एक होता है एडियाबेटिक, रुद्धोष्म। क्या होता है? एडियाबेटिक, रुद्धोष्म मतलब ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो, तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो तो डेल्टा Q बराबर क्या होगा? 0। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखेंगे? TdS बराबर 0, तो DS बराबर भी क्या आ जाएगा? 0, तो S बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट। ध्यान से समझना, ये गलती मत कर देना। DS बराबर 0 का मतलब ये नहीं है कि एंट्रोपी 0 है, नहीं। DS बराबर 0 का मतलब है एंट्रोपी में परिवर्तन 0 है। पहले जो एंट्रोपी थी और बाद में जो एंट्रोपी है वो एक जैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है, इसलिए DS बराबर क्या है? 0। आ जाओ, ये नोट कर लेना आप सब लोग, ठीक है। अब यहां देखो, एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं, एक बार आइसोकोरिक इस्तेमाल करेंगे, एक बार आइसो मतलब एडियाबेटिक इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। यदि हमारा सिस्टम सम आयतनी में है तो B बराबर क्या होगा जी? कांस्टेंट। और यदि B बराबर कांस्टेंट है, B नहीं बदल रहा है, तो B में परिवर्तन कितना आएगा? 0। ये भी 0 हो गया, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? T बराबर डेल U अपॉन डेल S। कब? जब B बराबर क्या हो? कांस्टेंट हो। पहला आंसर आ गया ये। और हमने आपको यही कहा था कि यदि हमको एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में पता लग जाए तो हम थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल SPTV की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इधर देखो जी, अब बात करते हैं यदि एडियाबेटिक हो, क्या हो? एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो क्या होगा? S बराबर कांस्टेंट है, और S बराबर कांस्टेंट है तो DS बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है? DU बराबर माइनस PdV। और यहाँ से क्या आ रहा है बताओ? P बराबर डेल U अपॉन डेल V। लेकिन कब है? जब S का सा हो? कांस्टेंट हो। ये लो जी, एक आंसर और ये आ गया। बताइए समझ में। तीसरा और हम स्टडी कर लें कि यदि कोई ऐसा सिस्टम है जो एडियाबेटिक तो है ही और एडियाबेटिक के साथ समायतनी भी है, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में DB बराबर भी 0 क्योंकि आइसोकोरिक कह रहा है, और DS बराबर भी 0 क्योंकि एडियाबेटिक कह रहा है। तो इस केस में क्या होगा? DU बराबर 0। कोई ये मत कह देना कि इंटरनल एनर्जी 0 है, नहीं है, इंटरनल एनर्जी 0 नहीं हो सकती। पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो रहेगी। इसका मतलब क्या है? U कांस्टेंट है, और होना भी चाहिए, प्रैक्टिकली भी ऐसा होना चाहिए। एडियाबेटिक कह रहा है कि ना तो ऊष्मा दो ना ऊष्मा लो। आइसोकोरिक कह रहा है कि वॉल्यूम चेंज मत करो, और हम अच्छे से जानते हैं कि W जो है कार्य वो वॉल्यूम पर ही डिपेंड है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो W भी 0। इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो ना तो ऊष्मा ले रहा है, ना दे रहा है, ना कोई कार्य कर रहा है। तो एक बात बताओ, जब सिस्टम पे कार्य नहीं हो रहा, सिस्टम किसी पे कार्य कर नहीं रहा, इसका मतलब क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज तो 0 ही आएगा। रिपीट कर रहे हैं, ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो सिस्टम ना तो ऊर्जा ले रहा है, ना दे रहा है, ना कार्य कर रहा है, ना कार्य करवा रहा है। तो इस केस में हमारी इंटरनल जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसी रहेगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ से प्रूव भी होती है। आप इस बात को ऐसा करो, नोट कर लो, फिर आपको नेक्स्ट। हाँ जी, अब समझते हैं नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, और वो है F। F का मतलब क्या है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इस थर्मोडायनेमिक्स जो वेरिएबल है F, इसके बारे में एक बात ध्यान रखें
इसको हमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्टडी करना है। मतलब जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, ये जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल F है, इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टडी किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। इसको पोटेंशियल क्यों कहते हैं, इसको बात हमने आपको समझा दिया था, क्योंकि ये एक एनर्जी है और ये वर्क करने की क्षमता रखती है। तो इधर देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल दें, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। और ये बात ध्यान रखें, हेल्महोल्ट्ज जो फ्री एनर्जी है ये एक थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है, और ऐसा पोटेंशियल जो वॉल्यूम कांस्टेंट पे स्टडी किया जाए। तो क्या लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट वॉल्यूम कांस्टेंट। मतलब हमें ये नियत आयतन पे स्टडी करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है आप जानेंगे, F बराबर U माइनस TS है। यदि इसके वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे U क्या है, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल U है इंटरनल एनर्जी, T टेम्परेचर और S एंट्रोपी। इसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं कि वास्तविकता में हमारी जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है वो होती क्या है। ये जो U है ये इंटरनल एनर्जी को, किसी गैस के पास उपस्थित कुल इंटरनल एनर्जी को शो करती है। और माइनस TS क्या है, माइनस जो TS है, T इंटू S, इसका यदि आप डायमेंशन कैलकुलेट करोगे तो वो भी एनर्जी आएगा। तो हमारी U में से कुछ एनर्जी घट रही है। अब घट क्यों रही है उसको समझें। ये हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जो है ये उस एनर्जी का मेजरमेंट है या उस अवेलेबल एनर्जी को बताती है जिससे कार्य किया जा सकता है। किसी गैस के पास यदि कुल ऊर्जा U है, कुल इंटरनल एनर्जी U है, तो पूरी इंटरनल एनर्जी को कार्य में नहीं बदला जा सकता, ना ही उस पूरी इंटरनल एनर्जी को कार्य के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो गैस कुछ एनर्जी TS अपने पास ऐसी रखती है जो उसको कार्य में योगदान नहीं कर सकती, या जो कार्य को नहीं कर सकती, या जिसको कार्य में यूज नहीं किया जा सकता। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो पूरी तरह से कार्य में यूज नहीं हो सकती, और F जो है वो इसी बात का मेजरमेंट है कि U में से इतनी एनर्जी घटा दो, क्योंकि ये तो कार्य में यूज होगी नहीं। जो अवेलेबल एनर्जी है वो कौन सी है, फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। चलिए U के बारे में जानेंगे। पहले ऐसा करो, डिफरेंशिएशन करो इसका एक बार। तो हमने किया DF और यहाँ से आया DU माइनस, हाँ जी, दो वेरिएबल हैं तो पहले T का करेंगे, तो dt और S क्या हो गया, कांस्टेंट, प्लस फिर करेंगे S का और क्या हो गया, T कांस्टेंट। चलिए du बराबर अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं TdS माइनस PdV, अभी जस्ट पढ़ाया है आपको। तो वैल्यू रखो, dF बराबर TdS माइनस PdV, और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो S dt और TdS। तो देखो कौन सी चीज जो है कैंसिल आउट हो रही है, TdS से TdS कैंसिल आउट हुआ, तो DF बराबर माइनस PdV S dt। चलिए ये आपको याद रखना है। हाँ जी, यहां से क्या पता लग रहा है कि F फंक्शन है B और T का, तो हमें लिख देंगे F इज द फंक्शन ऑफ यहाँ B और T का। तो यहां देखो एक बार तो dV जीरो करने के लिए कौन सा प्रोसेस लेंगे बताइए, आइसोकोरिक, और T को कांस्टेंट करके dt को जीरो करने के लिए कौन सा प्रोसेस काम में लेंगे, आइसोथर्मल। तो चलिए दोनों प्रोसेस से वैल्यूज निकालते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की। तो पहला प्रोसीजर कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब सम आयतनी, और सम आयतनी में क्या रहेगा, आयतन कांस्टेंट रहेगा, तो dV बराबर क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही dV जीरो हुआ तो dF बराबर किसके आ गया, dF बराबर आ गया माइनस S dt के। तो S बराबर कितना आया, माइनस डेल F अपॉन डेल T, लेकिन कब, जब B कांस्टेंट है। यदि B बराबर कांस्टेंट लिखोगे तो भी चलेगा, और केवल B लिख दोगे तो भी चलेगा। सिमिलरली हम देखें आइसो, कौन सा लगा दे, थर्मल। थर्मल क्यों लगाया सर, क्योंकि थर्मल ही हमको क्या इंफॉर्मेशन देगा कि T कांस्टेंट है और dt बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहां से dF बराबर कितना आएगा, माइनस PdV। और माइनस PdV का मतलब क्या है, माइनस PdV का मतलब क्या है कि हमारा जो P है वो है माइनस डेल F अपॉन डेल P। ये लो जी,
इसका मतलब वही जो सबसे पहले हमने बात कही थी कि यदि हमें थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल के बारे में पता चल जाए, हमें यहाँ एफ के बारे में पता चल गया, तो हमने क्या निकाल दिया, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कैलकुलेट कर दिए। अब यदि कोई ऐसा हमारे पास प्रोसेस आ जाए जिसमें जो आइसोकोरिक भी हो, साथ में आइसोथर्मल भी हो, और यदि ऐसा कोई प्रोसेस आ जाएगा तो उस केस में क्या करेंगे, हमारा dB बराबर 0 भी होगा और dt बराबर 0 होगा, तो dF बराबर क्या होगा, 0। ठीक है। अब एक बात जो न्यूमेरिकल्स में, जो एग्जाम पेपर्स में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो बात ध्यान से सुनो। सबसे ज़्यादा बात क्या पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि सर इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है, क्या f को मिनिमम होना चाहिए या f को 0 होना चाहिए या f को मैक्सिमम होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन कई बार एग्जाम पेपर में आते हैं, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो आरयू एंट्रेंस का हो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीजीटी एग्जाम्स हो। इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है वो मिनिमम हो, 0 हो, मैक्सिमम हो, क्या हो, क्या इंफॉर्मेशन है। तो ध्यान से समझें, आपको ये बात पता है कि हमारी कोई भी स्टेट यदि इक्विलिब्रियम में पहुंच रही है तो वहां हमेशा जो हमारी एंट्रोपी है वो मैक्सिमम होती है, या ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट को इक्विलिब्रियम आप कब कहोगे, जब उसकी एंट्रोपी का मान अधिकतम हो। जाहिर सी बात है सिस्टम में एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ी रही है, क्योंकि पूरे नेचुरल जितने भी प्रोसेस हैं उन सबकी एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ती है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में आया था कि हमारे जो नेचुरल प्रोसेस हैं सब में एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि वो स्थायित्व को चाहती है। तो स्थायित्व को, इक्विलिब्रियम को, साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए या करने की स्थिति में एंट्रोपी कैसी होगी, मैक्सिमम। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, यदि एंट्रोपी मैक्सिमम तो ये वाली टर्म मैक्सिमम, और जब किसी में से मैक्सिमम टर्म घटाई जाएगी तो क्या बचेगी, मिनिमम। तो ध्यान रखना हमेशा स्थायित्व के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारी एफ है वो कैसा होता है, मिनिमम। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्थायित्व, हम साधारण भाषा में लिख रहे हैं समझने के हिसाब से। स्थायित्व की स्थिति में या इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में एस क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम होगा। एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमम होगी, गलती से 0, गलती से मिनिमम मत करना, एस हमेशा बढ़ती है। ठीक है, और यदि एस मैक्सिमम है तो एफ कैसा होगा, इससे रिलेट करने के बाद मिनिमम होगा। ये भी ध्यान रखें, फटाफट नोट कर लें, फिर आपको अगला समझाते हैं। फटाफट नोट करें भाई। हाँ जी, अब हमारा जो नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है वो क्या है, एंथैल्पी। हेडिंग डालें सभी लोग, एंथैल्पी। हाँ जी, बताइए एंथैल्पी के बारे में हमने आपको सबसे पहले कब पढ़ाया था, जब जूल थॉमसन एक्सपेंशन पढ़ाया था, और ये कहा था कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो है उसमें हमेशा DH बराबर 0, या कैपिटल एच भी लिख सकते हैं, DH बराबर 0 मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है। इसका मतलब क्या होगा, H बराबर कांस्टेंट होगा, और H बराबर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। क्या कहेंगे, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। चलिए, एंथैल्पी जो है वो टोटल ऊर्जा को शो करती है, तो टोटल ऊर्जा इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, और टोटल एनर्जी यदि है तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने से, इसका वेरिएशन देखने से, मतलब एच में वेरिएशन देखने से हमें पता लगेगा कि एच जो है वो किन किन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, या किन किन वेरिएबल्स के चेंज होने से बदलती है, और उनका वेरिएबल का वैल्यू भी निकालेंगे। तो चलिए एच हम इसका ऐसा करें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, इसका वेरिएशन देखें, तो डी यू प्लस, देखो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, पहले p को कांस्टेंट रखते हैं, b का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर b को कांस्टेंट रखते हैं, p का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ जी, डी यू बराबर हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा, फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल था वो क्या था, वो था सर टी डी एस माइनस पी डी बी। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, यहाँ वैल्यू लिखें आप, टी एच बराबर टी डी एस माइनस पी डी बी प्लस पी डी बी प्लस वी डी पी। चलिए कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, टी डी एस और वी डी पी। हाँ जी, तो यहाँ से क्या पता लग गया कि एंथैल्पी जो है वो फंक्शन हो गई एस का और
पी का। यहाँ बताइए कि यहाँ एस और पी आ गया, और एस और पी का मतलब क्या है, एक बार हम क्या रखेंगे, एस को कांस्टेंट रखेंगे, और जब एस को कांस्टेंट रखेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक, क्योंकि हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में ही एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। और क्यों होती है, क्योंकि ना तो ऊष्मा लेती है और ना ऊष्मा देती है, और सेकंड लॉ कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर यदि जीरो है तो एंट्रोपी क्या होगी, जीरो, समझा दिए थे। पी क्या है, प्रेशर, और प्रेशर कांस्टेंट किस प्रोसेस में रहेगा, आइसोबारिक में, मतलब समदाबी में। तो चलिए एक एक प्रोसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इधर कर लेते हैं, इफ प्रोसेस कौन सा हो, आइसोबारिक हो, और यदि प्रोसेस आइसोबारिक है तो पी बराबर क्या होगा जी, कांस्टेंट, और यदि पी बराबर कांस्टेंट है तो डीपी बराबर कितना, जीरो। हाँ जी, यदि यहाँ डीपी बराबर जीरो है तो क्या आ रहा है देख के बताओ जरा, डीएच बराबर टी डीएच, और यहाँ से हमको एक बात पता लग रहा है कि डेल एच अपॉन डेल एस बराबर टी, लेकिन कब आया, जब पी कैसा था, कांस्टेंट था। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको हम सेकंड लिख देते हैं, तो इफ एडियाबेटिक हो, क्या हो, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एडियाबेटिक कब लगाना है, एस क्या हो जी, कांस्टेंट हो, और यदि एस कांस्टेंट हो तो इसका मतलब क्या है, डीएस बराबर जीरो, और यदि डीएस बराबर जीरो है तो क्या लिखेंगे बताइए, डी एच बराबर, ये माइनस कहाँ से आया भाई, सॉरी, ये प्लस है भाई, प्लस है, तो क्या आएगा यहाँ से, प्लस वी डी पी, क्या आएगा, प्लस वी डी पी। तो यहाँ से B बराबर क्या आ गया, डेल एच अपॉन डेल पी, लेकिन कब, जब S कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो हमने दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक्स चर T और V निकाल दिए। हम बताया था थर्मोडायनेमिक्स चर कहलाते हैं SPTB। अब एक प्रोसेस और डिस्कस करते हैं, जो तीसरा होगा, यदि प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक भी है और साथ साथ क्या है, आइसोबारिक भी है, मतलब रुद्धोष्म भी है और समदाबी भी है। तो यहाँ से समदाबी होने की वजह से dp बराबर जीरो, और एडियाबेटिक की होने की वजह से ds बराबर जीरो। तो यहाँ से dh बराबर क्या आ गया, जीरो, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस आ गया। कोई पूछे आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस का मतलब क्या है, तो क्या कहेंगे, एडियाबेटिक और आइसोबारिक दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, उस केस में क्या होगा, H कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट रह गया है गिब्स एनर्जी का, और गिब्स एनर्जी का जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम प्रवस्था आरेख जो हम पढ़ाने वाले हैं ट्रिपल पॉइंट, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और ये जो सभी वेरिएबल्स हैं इनकी हेल्प से हम मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फटाफट नोट कर लें आप इसको।